everyone, a very good evening and a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. Today's topic is multi-purpose river projects in India. So water resources is the chapter that we are doing, and this is the second session of the chapter. We have already finished the first part where we've understood that what is actually leading to the exploitation of the water resources, despite of the fact that Earth's surface is in fact covered 70% with water. There's still a crisis that exists. What do you mean by the water crisis? What can possibly cause it? What are the reasons and the activities which are leading to it? Why do we need to conserve water, and how can we possibly conserve water? What are the certain measures that we can take? Then we also started discussing dams. We'll be doing a quick recap any which ways. So these are the things that we have done till now. Now this chapter is very important from general awareness perspective more than anything else. Why? Because भैया पानी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी नहीं चल सकती है, किसी की नहीं चल सकती है. नीदर द प्लांट्स विल बी एबल टू ग्रो नॉर द एनिमल्स वुड बी एबल टू सर्वाइव. ना ही हम कुछ पौधे ग्रो कर पाएंगे तो हमारे पास खाना का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. अगर नॉन वेजिटेरियन मील पे स्विच भी कर जाते हो तो कैसे सर्वाइव करोगे जब एनिमल्स ही सर्वाइव नहीं करेंगे? यानी कि जल ही जीवन है. इट टोटली मेक्स सेंस टू से दैट लाइफ एक्चुअली इज रिसाइडिंग इन वाटर एंड इट्स resources, right? So let's get started with the multi-purpose river projects in India. We'll start with a quick introduction of myself. So hi everyone, a very warm welcome. सस्रीकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में. और मैं हूँ आपकी सोशल साइंस एक्सपर्ट अंकना at Imbibe. Now guys, I have been associated with the segment of education, with the field of education for more than 10 years now, wherein I've taught the students both online and offline. और साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि मैंने ICSE और CBSE दोनों के बच्चों को पढ़ाया है. I come with an experience of 9 years in different aspects, and I have done my studies in the field of humanities, which is arts. That is why I specialize in English and social science. Now what did we do in the previous session? हमने पिछले सेशन में सबसे पहले समझा कि वाटर स्कार्सिटी क्या होती है. तो बेटा बच्चे देखो, होता ऐसा है कि स्कार्सिटी का मतलब ये नहीं है, जब भी हम वाटर स्कार्सिटी के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में राजस्थान और ऐसी सारी जगह दिमाग में आती है ना. ऑल द ड्राई एरिड रीजन्स वेयर पॉसिबली इट डजंट रेन, वेयर द रेनफॉल इज लेस, वेयर द रिवर रिसोर्सेज आर लेस, वेयर देयर इज ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ शॉर्टेजेस. तो इन सारी चीजों की वजह से हमारे दिमाग में ये सारी जगहें आती हैं. बट द पॉइंट इज दैट वाटर क्राइसिस सिर्फ ऐसी जगह हो जहां पे पानी है ही नहीं किसी भी फॉर्म में, ये जरूरी नहीं है. वाटर क्राइसिस का मतलब ये है कि जो लोगों का एक्सेस है टू द वाटर वो भी रुक चुका है, वो भी नहीं हो रहा है. इवन दैट रेफर्स टू वाटर क्राइसिस. ठीक है, उसका मतलब भी जो है वाटर क्राइसिस हो सकता है. 1 minute, my screen is stuck. हाँ, तो उसका मतलब भी जो है वाटर क्राइसिस हो सकता है. सो वाटर स्कार्सिटी और क्राइसिस जो है बेसिकली इज जब लोगों को पहले या तो अच्छा क्वालिटी ऑफ पानी ना मिले या प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ पानी ना मिले. हो सकता है किसी शहर में पानी की कमी नहीं है लेकिन किसी कॉलोनी में लोगों का एक्सेस नहीं है पानी के लिए और वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं. तो इवन दैट इज अ कंडीशन ऑफ वाटर क्राइसिस, राइट? अब ये क्राइसिस हुआ क्यों? क्योंकि भैया पानी जो है हम जो ह्यूमंस यूज करते हैं या जो भी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्रेश वाटर. ठीक है, पानी जो पूरे अर्थ को कवर करता है वो सी, ओशंस, इन सब में है. इनफैक्ट फ्रेश वाटर भी काफी है, बट अराउंड 70% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में ही बसा हुआ है. हमारे पास जो है बहुत लिमिटेड परसेंटेज अवेलेबल है. एंड एनी विच वेज आउट ऑफ द टोटल वाटर दैट इज अवेलेबल, हार्डली 1 or 2% एक्चुअली बिलोंग्स टू द फ्रेश वाटर विच इज यूजेबल फॉर अस. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नेचुरली गेट्स रिड्यूस्ड. सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ जाती है? जो भी अवेलेबिलिटी है वो यूनिफॉर्मली जो है डिवाइडेड नहीं है. चाहे वो आप डिफरेंट रीजन्स की बात कर लो, डिफरेंट रीजन्स में कह ले हम, या फिर हम ये कह ले कि डिफरेंट रीजन्स हटाओ, अगर हम उस रीजन में भी बात करें जहां पे पानी है
वहां पे भी यूनिफॉर्मली अलग अलग सोशल ग्रुप्स में अवेलेबल नहीं है. पीपल who have access to the riches, they are easily able to access water without any problem, whereas the poor people have to survive on maybe 2-3 buckets of water, and they just get supply in a limited format. So that also is a case of water scarcity or water crisis. Now definitely, because limited amount of water है, हर जगह resources अलग है, लेकिन हमारा इस्तेमाल फूड प्रोडक्शन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, इंडस्ट्रीज में हमेशा ही लगता रहता है, और हमने बिल्कुल भी उसमें कोई limitation नहीं लगाई है. We have been exploiting water resources however we have wanted, right? So over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups is what has led to this scarcity. Now the need of the hour is naturally to conserve water, because without water life cannot exist. We cannot have any sort of development, we cannot grow forward, we cannot look forward to a future or manage anything. So in ancient times, when we talk about water resources, that's the next thing that we'll be discussing. हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि पहले जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा हुआ करती थी, पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करता था, एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, एग्रीकल्चरली यूज जो है वो काफी लिमिटेड हुआ करते थे. विद ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स, डिस्पाइट ऑफ दैट, आवर एंसेस्टर्स हैव हैड, एंड स्पेशली इफ यू लुक इन इंडिया में हमने देखा है कि हमारे एंसेस्टर्स जो है हमेशा से कुछ ना कुछ फॉर्मेट, कुछ ना कुछ तरीके से पानी पहले भी स्टोर किया करते थे, पानी को पहले भी कंजर्व किया करते थे. तो एंशिएंट इंडिया में भी हमने पाया है कि अलग अलग सोफिस्टिकेटेड, एंड व्हेन वी से सोफिस्टिकेटेड, व्हाई वी आल्सो एम्फसाइजिंग ऑन दिस टर्म इज क्योंकि बहुत ही अच्छे डिटेलिंग और क्वालिटी और मैकेनिज्म के साथ अमेजिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, यानी कि कंजर्वेशन एंड रिजर्वॉयर्स ऑफ वाटर, ठीक है, यूज्ड टू एग्जिस्ट. सो डैम्स वहीं से आता है. डैम्स जो है, डैम्स का नॉर्मल परसेप्शन हमारा होता है कि डैम्स का मतलब एक बैरियर है, डैम है, वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन द नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर. बट दैट्स नॉट ऑल व्हाट डैम्स आर. आप सिर्फ पानी को कहीं एक जगह बहने से रोक रहे हो, उसे ही सिर्फ डैम नहीं कहते. इसलिए डैम को हिंदी में बांध बनाना, बांधने का मतलब क्या होता है? टू टाई, टू स्टॉप, पुट समथिंग इन वन प्लेस एंड कीप इट देयर स्टैटिकली. लेकिन बांध बनाना या डैम कंस्ट्रक्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट यू आर ट्राइंग टू हैव लाइक अ बैरियर अक्रॉस द flowing water. It can be done, the idea of having dams could be multi-purpose and different. It could be to obstruct, कि भैया मूवमेंट जिस तरफ हो रही है उधर नहीं जाने देंगे या रोक ही देंगे ऑल टुगेदर, या फिर डायरेक्ट करना कि सारा पानी इस तरफ जा रहा है, थोड़ा इधर जाने देते हैं, थोड़ा डैम के कंस्ट्रक्शन की मदद से दूसरी तरफ भी कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट या रीडायरेक्ट करना, रिटार्ड करना, विच मीन्स टू कंप्लीटली स्टॉप द फ्लो ऑफ द वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं? वहां पे टैंक्स, रिजर्वॉयर्स, पानी रिजर्व कंटेन करने के लिए एक आपका कंटेनर या कुछ कंटेनमेंट बना करके, लेक या एम्पाउंडमेंट बना करके, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डन विल फर्दर, एंड वी अंडरस्टूड दैट दीज डैम्स आर रेफर्ड टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की तरह हम इनको क्यों देख रहे हैं? बिकॉज these dams which are being constructed are not necessarily just for reserving the water, conserving the water, collecting it in one place, but they're being used for multi-purpose projects apart from just the conservation of water as well. जैसे कि हीराकुड डैम हमने देखा है, या भाखरा नंगल है, ये अलग अलग तरह के डैम्स हैं, ठीक है. आप जिसकी भी बात कर लो, आप ये तुंगभद्रा हो गया, ठीक है. there are multiple dams that we have, सरदार सरोवर, नर्मदा पे बना हुआ. तो हमने ये देखा कि ये डैम्स में कई बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम बनाते हैं ना. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. वहां पे डैम्स की मदद लगती है. कई बार ये डैम्स जो है कहीं पे इरिगेशन में हेल्प करते हैं, कई जगह ये फ्लड्स को रोकने में हेल्प करते हैं. लेकिन फिर भी हम ये सुनते हैं कि डैम्स के फेवर में हमेशा लोग नहीं है. कई बार पीपल आर ट्राइंग टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. तो अगर ये इतना अच्छा है या इसके पास अच्छे पर्पसेस हैं, तो आखिर क्या डाउनसाइड है या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग इसको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं? That we'll get to know. Just quickly let me know if you're aware and have done your pre-class activities or not. Pre-class activities are just a bunch of reading materials that we share with you before the session itself, so that you are aware of what is going to be taught and you have an idea. You already are the prerequisites, you're kind of prepped before the session itself to go ahead with whatever is being taught with a better preparation. And when you have an idea of what you have read about, और जब वो क्लास में आप दोबारा
ज्यादा डिटेल में टीचर को पढ़ाते हुए सुनते हो बच्चे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में आती है। प्लस जिस भी चीज को पढ़ने में आपको अपने से सेल्फ स्टडी करते वक्त, ठीक है, वो प्रिपरेशन करते वक्त, वो प्री एक्टिविटी करते वक्त अगर आपको किसी चीज में डाउट हुआ तो आपको समझ आ जाएगा दिस इज द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू फाइंड इट टू बी डिफिकल्ट। सो व्हेन माय टीचर इज एक्सप्लेनिंग दिस, I will pay utmost attention and focus and be absolutely focused. And in fact, even then, if I have any confusion, I will then and there get it clarified in the live class itself. So pre-class activities has a lot of advantages, but live sessions में आप इसको करने के बाद आराम से अपने जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई कर सकते हो। The best part is we have launched another this thing for you, another batch for you for the class 10th, जो हमारा 20 मई को लॉन्च हुआ है, जहां पे आपके पास लाइव क्लासेस, प्री पोस्ट क्लास एक्टिविटीज, पूरे टेस्ट में बिहेवियर पैटर्न पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, क्योंकि स्कोर तो आप अपने से भी असेस कर लोगे, लेकिन पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पाना कि किस तरीके की गलतियां हो रही हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, वो हमसे नहीं हो पाता है। दैट एनालिसिस वी मिस ऑन, एंड दैट एनालिसिस इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज द गेम कंप्लीटली, बिकॉज अगेन सारी बुक्स, सारी किताबें, टीचर्स, क्लासेस, क्वेश्चन पेपर सब हम सबका सेम होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बेटर स्कोर कर लेंगे और कुछ लोगों की शायद थोड़ी सी कमी रह जाएगी, भले आपने अपनी मेहनत करी हो। अब देखो भैया, जिसने पढ़ा नहीं है उसको तो मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में कमी है, बट अगर प्रिपरेशन में कमी नहीं है देन व्हाट इज इट दैट इज लीडिंग टू प्रोबेबली दिस प्लेस, you to this place where you are missing out on marks where others are not. Practice is the key, my dear students, and the more you're aware about your mistakes, what possibly will create a problem for you, the more practice that you're having, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। और इसीलिए आपको इम्बाइब में 95,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लस टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट दैट आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हो, प्री क्रिएटेड टेस्ट जिसमें PYQs दिए हुए, इन टेस्ट की भी प्रॉपर डिटेल बिहेवियरल एनालिसिस मिलती है आपको। और जितना टेस्ट होगी, क्योंकि भैया टेस्ट ढूंढने में और पता करने में ही सबसे ज्यादा वक्त चला जाता है, तो जितना टेस्ट लोगे उतना अच्छा होगा। प्लस आपको कई बार लगता है कि हमें कुछ एडिशनल बुक्स चाहिए क्लास 10th में, हम एनसीईआरटी के अबव एंड बियॉन्ड, तो तुरंत खरीदने की जरूरत नहीं है ना, आपको सब्सक्रिप्शन के साथ बुक्स भी मिल रहे हैं, 80 ई बुक्स, यानी कि ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इम्बाइब के ऐप पे 80 किताबें क्लास 10th के लिए आपके साथ हमने शेयर कर रखी हैं। आप अपनी अचीव जर्नी बना सकते हो, यानी कि जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि हमें पता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी फॉर्म कर पाना और उस स्ट्रैटेजी पे फॉलो अप ले पाना, अपने आप को जो है उस पे बनाए रखना, वो मुश्किल हो जाता है। वो आप यहाँ पे इसकी मदद से कर सकते हैं। Because all you'll have to do is just diagnose what level do you lie at in a particular topic, in a particular chapter, in a particular subject, or multiple topics and chapters together. You can create a plan. मान लो अगर कि यूनिट टेस्ट आ रहा है या कोई टेस्ट आने वाला है, आप मिड टर्म की तैयारी कर रहे हो, तो अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना है, तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दे दो, उससे अपना लेवल पता कर लो, उसके बाद बता दो हाउ मेनी डेज डू यू हैव टू प्रिपेयर, हाउ मच टाइम कैन यू डेडिकेट टू द प्रिपरेशन एवरी डे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर प्रिपरेशन। और उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं है, अपनी प्रिपरेशन जो है आपको अपने आप असाइनमेंट्स, रीडिंग मटीरियल्स, रिमाइंडर्स सब मिलता जाएगा। दैट्स हाउ अमेजिंग इट इज। तो व्हेन यू लॉग इन ऑन इम्बाइब, आपको 4 ऑप्शंस 4 पेजेस के मिलते हैं, होम, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट। उसके बाद एक अचीव भी आता है, आपको उस अचीव पे जाना है, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस वेरी इजीली। नाउ द प्राइस पॉइंट इज एज बेसिक एज इट कुड गेट, ठीक है, ये ऑलमोस्ट फ्री के ही बराबर है, बिकॉज 500 रुपीज में आजकल महीने में क्या आता है, लेकिन आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन, सारी क्लासेस मिलेंगे। एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज कि सिर्फ क्लास 10th ही नहीं मिल रहा है, आपको मिल रही है क्लास 10th के एक्सेस के साथ एक तो इम्बाइब लेंस, ठीक है, ये सब कुछ इम्बाइब लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, ब्रेन एप्स, इम्बाइब पेरेंट्स का ऐप, लर्निंग एप्स, सब एवरीथिंग, राइट, फ्रॉगीपीडिया। बट the best part is you guys that this is a single subscription for all examinations. अगर आपकी कोई सिबलिंग भी है तो उनको सेपरेट कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं है। You guys can just simply share the subscription at the price of 499। भले वो जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, और इन सब में वैसे भी सब्सक्रिप्शन जो है काफी महंगा आता है। आप आराम से शेयर करके अपने भाई बहनों के साथ इसे
यूज कर सकते हो। अब अगर आप 4th या 5th जून के अराउंड कर रहे हो सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा 30% एडिशनल ऑफ। आपको कोड लगाना है नेचर 30, और ये नेचर 30 कोड एप्लीकेबल है एनुअल पे। आपको लगेगा मैम 1 साल क्या, हमारा तो 9 महीने में बैच खत्म हो जाएगा। तो बच्चे आप सेम सब्सक्रिप्शन के साथ विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट 11th की तैयारी भी शुरू कर सकते हो। दैट्स हाउ ऑसम इट इज। अगर आप 3 महीने का कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू यूज द कोड Achieve 15. This will give you additional 15% off on Achieve. ठीक है, तो नेचर 30 कोड लगाना है आपने, जैसे मैंने आपको बताया। अब जैसे मैं आपको कह रही थी कि प्री क्लास एक्टिविटी के जैसे ही हम क्लास के बाद पोस्ट क्लास एक्टिविटीज भी शेयर करते हैं, विच हैज सम सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस which will be very helpful for you in terms of practicing what you have just done and checking whether you have understood everything or not, and that gives you an overall improvement of 12.62% in the topics that you're learning. How amazing is it, right? So एनीवेज, वाटर स्कार्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन वी हैव डन। आज हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया करने वाले हैं, जिसमें हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग हैं वो थोड़े देखेंगे, उनकी डिसएडवांटेजेस, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, द मूवमेंट्स विच हैव बीन रन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। और ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर एक अच्छे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लोग मूवमेंट क्यों कर रहे होंगे। एंड विल ऑल्सो डिस्कस वन ऑफ दीज मूवमेंट्स कॉल्ड नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू ब्रिंग योर books to life? Just use Imbibe Lens and you'll see the magic. You just have to scan. Now you guys know the drill. We'll start with 3 basic questions. तो ये रहा आपका पहला सवाल. What is the primary cause of water scarcity despite the abundance and renewability of water? What is the primary cause of water scarcity despite the abundance and renewability of water? Because water is a renewable resource. ये तो हम कभी भी renew कर सकते हैं. फिर किस बात की scarcity है? Okay, wonderful. Everyone got it right. It will be the overexploitation and unequal access. Moving on to the next question. Why might an area with sufficient water resources still face water scarcity? भैया जहां पे आस पास हर जगह है पानी, वहां पे क्यों हो जाएगी? एनुअल प्रेसिपिटेशन कम होने की वजह से, पॉल्यूशन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, ड्रॉट रेजिस्टेंस, या फिर एक्सेसिव इरिगेशन। ओनली लग गया है लास्ट वाले ऑप्शन में, तो वो भी ध्यान देंगे। कई बार ऑप्शंस हमें सही लगते हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ऐसा ओनली जैसा कुछ लगा दे। क्या यही पॉसिबली एक रीजन हो सकता है? ये भी आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। दिस इज हाउएवर एन इजी क्वेश्चन कि एक जगह पानी है, वहां पे नदियां बह रही हैं, लेक्स है, फिर भी वहां पे क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है जो वाटर स्कार्सिटी को लीड करे? Okay, wonderful, wonderful, you guys. The correct answer is due to pollution from domestic and industrial wastes. Last question. Why is water pollution a concern even in areas where water is sufficiently available? Again, similar question, but not exactly the same.
Okay, guys, and we'll move on to the answer now. So the correct answer will be polluted water becomes hazardous for human use. तो होता क्या है, पानी है पर पानी जो है वो पल्यूट कर दिया गया है, अनफिट बना दिया गया है यूज करने के लिए. तो अगर अनफिट बना दिया गया है यूज करने के लिए तो भी पानी के होते हुए वो यूजेबल नहीं रह जाता है. ठीक है, चलो. Now, what if we get to know that rotation of Earth is altered by a human-made object? Now, imagine actually अगर हम पूरे natural सारे system को ही change कर दे, natural सारे phenomenons को ही change कर दे, हमने कुछ ऐसा कर दिया कि sun जो है वो east की जगह west से rise करने लग जाए और east में set करने लग जाए, दिन की जगह रात, रात की जगह दिन होने लग जाए, movement जो है वो अर्थ का सन के अराउंड होने की जगह मून के अराउंड होने लग जाए. ऐसे सोचकर बड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन हमने किए हैं कई सारी ऐसी चीजें. मैन हैज मेड इट पॉसिबल इन मल्टीपल वेज, लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग ऑल्टर्ड व्हिच इन नेचुरल वे वर डिफरेंट, राइट? द थ्री गॉर्जेस डैम ऑफ चाइना, ठीक है, an engineering masterpiece, is a reason for the alteration by creating a huge reservoir of water. The water stored by the reservoir is used for various purposes. Now we are going to understand more about such dams. So I would very strongly recommend you guys to go ahead and read more about this Three Gorges Dam and what it possibly can do and what it has done, because that's definitely a very, very interesting piece of information. So we'll get started now. राइट, तो हम बात करें हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की. आप अपनी स्क्रीन पे इसके साथ ऐसे अगर आप इम्बाइब ऐप पे ज्वाइन करते हो तो यू कैन इवन प्ले अराउंड. दिस इज द डैम, राइट? ये देखो, ये हमारा इधर रिजर्वॉयर है, यहाँ पे आपका रखा हुआ है सारा पानी. ठीक है, यहाँ से अगर हमें उसे निकालना होता है तो इस इम्पाउंडमेंट से इस तरफ से निकलता है ये. दिस इज हाउ, एंड यू कैन इवन जूम इन, लुक एट द वेरियस एलिमेंट्स, सी हाउ कूल दिस इज. I'm just very fascinated by these 3D 3D objects. Okay, fine. तो अब हम बात कर रहे थे कि क्यों बनते हैं डैम्स, क्या पर्पसेस होता है. हमें एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ आ गई है कि द पर्पस इज नॉट जस्ट टू एक्ट एज अ बैरियर. ठीक है, सिर्फ एक बैरियर बनाने के लिए हम नहीं बना रहे. जैसे कि हमने देखा है कि भोपाल लेक पे भी कुछ बना, सॉरी भोपाल, ये तो पुराना वाला है, भोपाल लेक वाला नहीं, हीराकुड बोलना था मुझे. ठीक है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट बना हुआ है, हीराकुड प्रोजेक्ट बना हुआ है महानदी पे. सतलज ब्यास का एग्जांपल हमने इन द प्रीवियस सेशन देखा था, जहां पे हमारे पास भाखरा नंगल है. ठीक है, जहां से पानी को गिराकर उसकी फोर्स, उसके से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. सो दीज आर वेरियस थिंग्स, फ्लड कंट्रोल करते हैं. दीज आर वेरियस थिंग्स दैट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर डूइंग, राइट? अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पहले चाहे जितने रहे हो या नहीं रहे हो, इंडिपेंडेंस के बाद हमने काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू कर दिए थे. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि वाटर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर दिया, अलग अलग एस्पेक्ट से, जहां पे हम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और इवोल्यूशन अचीव कर सके. ठीक है, so the idea was very simple, that we wanted to move ahead to be a nation where we were progressing, we were overcoming the problem of our water scarcity. हमारे जो colonial past रहा था उसने हमको जितना पीछे कर दिया था समय में, we were trying to cover up for that as well. So Jawaharlal Nehru has very clearly proclaimed, that is why after independence, that India actually the Indian dams, I mean the dams that are being created in India are actually like temples of modern India, which means it is like a symbolization of how we are modernizing, how we are moving towards something new, how we are trying to create something new which will deal with the problems that could probably occur otherwise, but will get रिजॉल्व. क्योंकि मंदिरों में जाकर आप जब प्रार्थना करते हो दैट हे भगवान, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन माय लाइफ, प्लीज रिजॉल्व दिस. अ लॉट ऑफ सच प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ वाटर, प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन, फ्लड्स बीइंग अकरिंग. ठीक है, ये सब कुछ ये डैम्स जो हैं वो बड़े स्केल पे अब सॉल्व करने वाले हैं. सो दैट वाज द आइडिया वेयर वी केम फ्रॉम, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट, बी इट ऑफ फार्मिंग और इन जनरल ऑफ विलेजेस, with industrialization and the growth of urban economy, and dams and such
such constructions became a very, very important part of it. So dams would integrate the development of agriculture. The more agriculture would develop, the better raw material, the higher amount of raw material will get produced. It will definitely help the industries. Plus industries को भी इनकी मदद से जो है पानी का सप्लाई जो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए, वो डैम्स की मदद से प्रोड्यूस होगा. So they were being interdependent and were going to go hand in hand. But that was the vision that we had. Did we really succeed in fulfilling that vision? Is it really the case of what we are talking about and what we expected that is happening, or is it something else? या फिर कुछ और हो गया, या फिर वो अचीव नहीं हो पाया जो हमें चाहिए था. अब इसके पीछे की वजह क्या है? So now we're going to understand what are the disadvantages because of which people started raising their voices and going against ahead with such constructions. तो recent year में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े डैम जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन they are now being scrutinized, they are now being assessed, they are now being checked whether they are really fulfilling this agenda, this thing or not, right? And of course there's also opposition from various segments of the society. NGOs बनाए जा रहे हैं, people are raising their voices, the regular villagers are raising their voices against the dams. So regulation जो है बच्चे डैम्स का मतलब जो डैम्स होता है वो क्या करता है? It regulates the water, है ना. जो रिवर का वाटर होता है, जो नदी रेगुलरली, द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर, इट इज रीडायरेक्टेड, रेगुलेटेड विद एन इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन से डैम्स को आप नेचुरल फ्लो को कहीं ना कहीं ऑल्टर कर रहे होते हो, रीरेगुलेट करते हो या कुछ चेंज करते हो. ये आइडिया है पूरा. दिस इज द होल आइडिया ऑफ हैविंग द डैम्स. सिंपल इज दैट, राइट. तो रेगुलेट करना या डैम करना रिवर्स का, इससे हमें समझ आया है कि जो नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, बट वो नेचुरल फ्लो हम डिस्टर्ब कर रहे थे विद द आइडिया ऑफ एक्चुअली हैविंग अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट. बट व्हाट हैज इट रिजल्टेड इन? It has resulted in poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir. What we are trying to say is that, let's say if this is the river, okay, if this is the river that's flowing, now if this is the river that's flowing, normally it's supposed to have some sediments, है ना. कुछ sediments होंगे, ऐसे बालू, पत्थर, some sandstones, some sand in general, some soil, clay, silt, everything it would have inside. It will keep on collecting it in one place. That's how the alluvial plains were also formed. Alluvial जो आपका northern plains है वो भी इसी sedimentation process से form हुई है. Now what happens, because you're breaking the natural flow, आप इसको यहाँ पे obstruct करके डैम्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, डैम्स बना दिया और बोल दिया यहाँ पे we are going to collect the water. Now what it is resulting in is poor sedimentation. ठीक है, ये किस में रिजल्ट कर रहा है? Poor sedimentation. Why is it resulting in poor sedimentation? What is happening? What is the exact problem? बच्चे, where these sediments should get collected, they're not getting collected. Now when you're putting them in this reservoir, ठीक है, ये reservoir बनाया मैंने डैम में, that okay, the water will come here and get collected over here. तो यहाँ ऊपर तो पानी आ जाएगा, ठीक है, all of this will be water, but a thick layer of sedimentation happens at the bottom of this reservoir. एक thick layer of sedimentation जो है वो यहाँ पे जम जा रही है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उस पानी में, जहां पे से जाना चाहिए था नहीं हो रहा है, यानी कि न्यू सॉइल फॉर्मेशन और द अदर प्रोसेसेस ऑफ इरोजन, दिस इज गेटिंग एग्रेवेटेड एंड द सॉइल फॉर्मेशन इज slowing down because of this water being segregated and being reserved in somewhere in some place, some other place where the sedimentation of these soil is happening at the bottom of the reservoir. Now what will this lead into? अब ये पॉइंट समझने का ये है कि why is the sedimentation even required? सेडिमेंटेशन की जरूरत क्यों है? बच्चे, जब सेडिमेंटेशन नीचे नदी के होता है, ठीक है, when the sand settles down at the bottom of the river bed, it first of all creates an environment for the aquatic life to be able to sustain, because plants will grow on it, other aquatic organisms and
flora will grow on it. Plus, the stream bed will be smoother. ठीक है, ज्यादा स्मूथ हो पाएगा. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज देर इज, अब जब ये सी यहाँ पे सेडिमेंटेशन हैज हैपेंड, विच मीन्स यहाँ पे द सेडिमेंटेशन इज नॉट देयर. इफ द सेडिमेंटेशन इज नॉट देयर, व्हाट विल हैपन, इट विल बी अ रॉकियर river bed. The river bed is going to be very, very rocky over here, right? Now, when it is rockier, it will naturally lead to the destruction of the habitat of rivers and aquatic life. Rivers और aquatic life का जो sustenance है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा. Plus, dams also will divide the rivers, which is leading to what? The aquatic life, which otherwise had an ecosystem. ठीक है, वो एक जगह पे exist किया करती थी. They had a proper ecosystem. हमें ये याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा है, ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है हमने natural and wildlife resources में, that everyone, plant, animal, be it on the land, in the water, they have their own ecosystem where they have formed certain interdependencies, and it goes in a cycle, right? It's like a food chain. It is a cyclic thing where one is dependent on the other and it all works together. But when you're dividing, this one stream that was coming had an ecosystem till here, but now I have divided it, some of it here, some of it here. ये जा रहा है डैम में, and this is going maybe to the natural way it was supposed to. But इसके साथ this ecosystem, the aquatic life is also getting divided. Some will go here, some will have to go here, which means a lot of things which were supposed to coexist together will get divided. Processes like natural processes like migration will become difficult. ठीक है, खास करके spawning जैसी चीजों के लिए. ठीक है, तो अगर आप natural processes में interruption डाल दोगे, ठीक है, अब स्पॉनिंग क्या होता है, तो माइग्रेशन क्यों करती थी ना, वेयर द वाटर इज कोल्ड और नॉट सेफ, अ लॉट ऑफ फिशेस वुड स्पॉन, दे वुड मूव टू अ डिफरेंट स्पॉट वेयर दे विल रिलीज और डिपॉजिट देयर एग्स सो दैट देयर ब्रीड कैन कीप कंटिन्यूइंग. बट नाउ व्हेन यू डू दीज डिविजन्स, दैट स्पॉनिंग, दैट माइग्रेशन, दैट सर्वाइवल, ऑल ऑफ दैट बिकम्स वेरी लिमिटेड एंड डिफिकल्ट, फर्दर अहेड डिस्ट्रॉइंग द एक्वेटिक लाइफ, राइट? अब ये हमने ये भी देखा है कि कई बार ये फ्रैगमेंटेशन के अलावा, ये फ्रैगमेंटेशन तो जो हमने किया वो तो कर ही दिया, बट द वर्स्ट पार्ट इज that a lot of times we actually have created the dams with this idea that we are going to stop the floods from happening, right? They are created floodplains ke paas that okay, we don't want to flood the village ahead, so we will construct a barrier over here, take the extra water so that the river doesn't overflow and cause flood somewhere else. But वो submerging जो आप reservoir में करते हो, or when you release the water from the dam, it may not cause the flood when it would have otherwise in the villages, but it still leads to a similar problem which is not 100% solved, which is जो vegetation होती है, जहाँ पे पानी छोड़ा जाता है, वहाँ पे जो vegetation होती है या जो घर होते हैं वो any which ways submerge हो जाते हैं. ठीक है, या जहाँ पे बनाया करके पानी को रोका गया है वहाँ पे submerge हो जाते हैं. The soil gets submerged in water, which leads to a lot of decomposition of the soil, bad quality of the soil, washing out of the nutrition of the soil, the vegetation being destroyed. तो शायद थोड़ा हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, but this doesn't sound very visionary where we can evidently see that okay, this would have changed it, okay, but now what it has resulted in, it is a side effect of that element. So these projects of course include the submersion of the vegetation and decomposition of the soil, definitely not achieving what we wanted to. Now ये projects जो है वो introduce होते और हाँ, इन प्रोजेक्ट्स की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि अर्थक्वेक्स. क्यों? क्योंकि डैम एक जगह इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, उतना सारा पानी बचे, ऑल ऑफ दैट वाटर वाज सपोज्ड टू कीप फ्लोइंग डिवाइडेड प्रॉपर्ली नेचुरली थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. नाउ फर्स्ट यू हैव नॉट जस्ट स्टॉप्ड द एंड डिस्टर्बेड द फ्लो ऑफ द रिवर. What you have also done is you have stored this all of this water in one place. आपने क्या कर दिया, वो सारा पानी एक जगह पे कहीं पे स्टोर कर दिया. अब वो इतना ज्यादा प्रेशर वहां पे एक्सर्ट कर रहा है जमीन पे that further push is coming from the inside which can possibly lead to the unequal balanced surface, resulting and consequenting in breakout of the earthquake, not breakout, resulting in earthquakes, right? Irrigation का जो pattern है, cropping pattern है, वो कई farmers के लिए change हो गया है क्योंकि हमें पता है उनको बहुत intensive
पानी चाहिए होता है। ओ आई फॉरगॉट टू टेल यू वन मोर पॉइंट, ये पानी एक जगह रह रहा है जहां पे वो अर्थक्वेक इंड्यूस कर सकता है, वो तो एक पॉइंट है ही। साथ ही साथ बच्चे देखो, पानी आप घर में कितने साफ बकेट में पानी को जमा कर दो, उसको ढक के रख दो कि इसको कोई गंदगी नहीं जा रही है, नथिंग बैड इज गोइंग टू एंटर दिस वाटर, द bucket was clean, it has been properly covered, but over a period of time what you will realize that it still gets something, it still develops few things, because अंदर भी बैक्टीरियाज वायरसेस पानी के अंदर खुद रहते हैं, वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि वो यूजेबल नहीं रह जाता है। तो कई बार ऐसा होगा कि ऐसे पानी में कुछ ऐसी डिजीजेस पैदा हो जाएंगी वाटर बोर्न, जो फिर उस पानी से और जगह फैल करके और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, पेस्टिंग होने लग जाएगी, मॉस्किटो ब्रीडिंग होने लग जाएगी, पानी अपने आप रह रहे खराब होकर पोल्यूट हो जाएगा, अनयूजेबल, अनफिट फॉर यूजिंग, फॉरगेट ड्रिंकिंग, इवन फॉर अदर पर्पसेस। तो डैम्स का पर्पस तो पानी को बचाना था ना, हम अगर पानी और बर्बाद कर दे रहे हैं तो इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का या इन डैम्स का हमारी जिंदगी में काम क्या हुआ। प्लस जब भी डैम्स के वाटर को रिलीज किया जाता है, अब हमें पता ही है एक इम्पाउंडमेंट होती है, एक हाइट पे बना हुआ रिजर्वॉयर होता है जहां पे हम पानी को जमा करते हैं। अब ये पानी जैसे यहाँ पे लेट से जमा है और यहाँ से गिराई जाएगी इधर, यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके ह्यूमंस रहते हैं, यहाँ पे पौधे रहते हैं, यहाँ पे जानवर रहते हैं। What will happen when this water is basically released over here? All of this will get submerged. In order to avoid any damage to life, all these people are asked to be displaced. इन सारे लोगों को क्या कर दिया जाता है? डिस्प्लेस कर दिया जाता है। इन सारे लोगों को बोल दिया जाता है कि चलो भैया आप यहाँ से जो है मूव कर जाओ कहीं। तो जो लोकल लोग हैं उनकी क्या गलती है? ये बोला जा रहा है कि उनके भले के लिए बना था, लेकिन अगर उनको ही यहाँ पे मूव करना पड़े, उनको ही सफर करना पड़े, तो कैसे इस डैम का कंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके से उनके लिए अच्छा हुआ? नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब ये देखो, हमें ये तो बड़ा क्लियर पता चल गया है कि पानी जो है हम उसको इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। जो मल्टी आपके पर्पस प्रोजेक्ट्स हैं उनसे इरिगेशन के लिए भी हमको पानी मिलता है। ठीक है, लेकिन इरिगेशन से पहले ये आयरनी हम भूल नहीं सकते हैं। आयरनी ये है कि जिन चीजों को फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, वो उल्टा खुद ही सेडिमेंटेशन या इन सारी चीजों की वजह से फ्लड कॉज कर देते हैं। ठीक है, फ्लड को कई बार कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं एक्सेसिव रेनफॉल में, सारा जो सिस्टम है वो डिवास्टेट हो जाता है, एक्सेसिव सॉइल इरोजन में लीड कर जाता है, सेडिमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजर चाहिए होता है ना आपको प्लेन्स में, वो सॉइल वो वहां पे जमा कर देते हैं, तो सेडिमेंटेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर किल कर देती है, लैंड डिग्रेड कर देती है, रिवर बेड को बहुत रॉकियर बना देती है। ये भी देखा जाता है कि अर्थ के क्वेक कॉज कर देती हैं वाटरबोर्न डिजीजेस, पेस्ट को बढ़ाना। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ का डिस्ट्रप्शन करना, माइग्रेशन को डिस्टर्ब करना, स्पॉनिंग जैसे एक्टिविटीज में आपका डिस्ट्रप्शन लाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं। ठीक है, अब इरिगेशन के पर्पज से अगर डैम्स को बनाया जा रहा है तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि कई सारे लोगों का इरिगेशन के कारण जो है क्रॉपिंग पैटर्न कई सारे रीजन में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब जो फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो कई ज्यादा मॉडर्नाइज सीड्स होने की वजह से रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर, उनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उनको फर्टिलाइजर केयर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अब जब ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वो उस चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि किस सीजन में पानी आएगा, कब आर्टिफिशियल इरिगेशन से हमको पानी मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स ने चेंज कर दिया, हमने उनको पानी भी अरेंज करके डैम से दे दिया, ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड, बट इट स्टिल हैज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हैज इट्स ओन सिस्टम, देयर इज अ रीजन व्हाई rice is grown only during the monsoon, wheat is grown only during the winters, potato is grown in winters, peas grows in winters, watermelon and muskmelon and cucumber and all of these things grow in summer। सबका अपना अपना पर्पस, अपना अपना रीजन है। लेकिन जब आप ऐसे पूरा जो सिस्टम है उसको हैम्पर कर देते हो, ठीक है, पैटर्न चेंज कर देते हो, प्लस ओवर इरिगेशन करते हो, तो उसका कॉन्सिक्वेंस मैन मेड एक्टिविटी को, नेचर को इंटरप्ट करने के लिए हमें बेयर तो करना ही पड़ेगा। तो सैलिनेशन ऑफ सॉइल हम देखते हैं, यानी कि द सॉल्ट कंटेंट, द अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल गोज वेरी वेरी हाई, द न्यूट्रिशन स्टार्ट्स गेट्स डिप्लीटेड एंड डिस्ट्रॉयड। जो एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिशन की, जो सॉइल नेचुरली कर पाती है, उसकी वो एलिमेंट जो है वो खत्म हो जाती है।
तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऐसे सारे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं जहां पे वी आर ट्राइंग टू इन्फॉर्म द फार्मर्स दैट जस्ट हैविंग द क्रॉप्स दैट 1 year or another 2-3 years is not going to help, is not going to be enough. We have to have protective irrigation, we have to conserve the soil also, so that rural prosperity for the longer period of time can be achieved and not just a short term achievement of goal is happening. ठीक है, so these are the factors that we have to keep in mind. Now what are certain movements that have that people have started having against these what do you say 1 second. कुछ मूवमेंट्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बच्चे आपके बुक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आपको दिया हुआ है, वहां पे मैं बताया हुआ है, ये अलग से है। दिस इज नॉट द मूवमेंट अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बट द आइडिया इज यहाँ पे हम जो फार्मर्स हैं उनको ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इस मूवमेंट का यही है कि उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फिजिकल एक्सेस है पानी का वो फार्म में हम कैसे बढ़ा सके, कैसे हम कल्टिवेशन एरिया को बढ़ा सके, लेकिन of course under a certain regulated amount of irrigation। भर के बहुत सारा पानी दे दिया, ये नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है। ऑन फार्म वाटर जो है हमको उसको एफिशिएंटली यूज करना है, उस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है। जो आपका अवेलेबिलिटी है, जो ड्यूरेशन है, एक्सटेंट है इरिगेशन का, उसको एक्सपैंड करना है। जस्ट बिकॉज इट्स देयर वी अगेन गो हेड रेकलेसली एक्सप्लॉइटिंग इट विल नॉट हेल्प अस। वी हैव टू स्टिल कीप सेविंग द वाटर, द टेक्नोलॉजीज, एंड देन इन दैट वे फर्स्ट ऑफ ऑल हैव सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। सेकेंड, even when these conserved water methods are being used for irrigation purposes, we cannot keep depleting and compromising on the quality of the soil and not think of long term। क्योंकि अगर आप सॉइल की क्वालिटी को खराब कर दोगे तो आगे चल करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे करोगे, कैसे खेती बाड़ी करोगे, नहीं हो सकता है। तो वो चीज ध्यान में रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, Now talking about the various projects, तो प्रोजेक्ट्स में आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन, ये कुछ है। ये अब ये क्यों हो रही है, वाई आर पीपल डूइंग दीज मूवमेंट्स? बिकॉज बच्चे अगेन देखो, ये डैम है, दिस इज द रिजर्वॉयर, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये रिजर्वॉयर है, यहां से इस तरीके से पानी जाता है। अब सोचो इतने फोर्स से इतना सारा पानी अगर रिलीज किया जाएगा तो जहां पे भी रिलीज किया जाएगा वहां पे ऑब्वियसली सिविलाइजेशन सेटल तो नहीं रह सकती है, वहां की जो भी सेटलमेंट है उसको हमें खत्म करना होगा। तो वहां के लोग, जहां पे ये तेहरी डैम बन रहा था, नर्मदा बचाओ नर्मदा पे डैम बन रहा था, वहां के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया। दे हैड टू मूव फ्रॉम देयर विद द आइडिया दैट एवर व्हेन द वाटर हैज टू बी रिलीज्ड इट विल ऑल गेट सबमर्ज्ड, ऑल द सेटलमेंट विल बी डिस्टॉर्टेड। तो इसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट की गई। ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के साथ जो है वो फेस करनी पड़नी है। ये तो सिर्फ एक मूवमेंट है, बट दिस फर्दर टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट डिस्प्लेसमेंट हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम। सेकंड, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तमिलनाडु और कर्नाटका का वाटर डिस्प्यूट तो सबको ही पता है कितना ज्यादा कावेरी वाटर की वजह से हैवी डिस्प्यूट हुआ था, वेयर इट ऑलमोस्ट लेड टू राइट्स, वेयर वी हैड टू इम्पोज कर्फ्यू एंड पीपल हैड टू स्टे एट देयर होम। इट हैज रिजल्टेड इन अ consistently strained relationship between the citizens of Tamil Nadu and Karnataka or authorities of Tamil Nadu and Karnataka। प्रॉब्लम क्या है, वाटर डिस्प्यूट क्यों होगा? कई बार एक रिवर जो है बच्चे वो मल्टीपल स्टेट्स में फ्लो करता है, गंगा, आपका इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब हम देखते हैं। कोई महाराष्ट्र से शुरू होकर के कभी आंध्र प्रदेश से होकर के कर्नाटका से होकर कहीं गया, कोई मे भी कर्नाटका से शुरू हुआ केरला गया, तमिलनाडु गया। तो ऐसे अलग अलग रिवर्स हैं जो मल्टीपल स्टेट्स में फ्लो करते हैं। दे हैव नॉट प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज स्पेशली रिवर्स विच आर पेनिनसुलर, वी हैव रेड इट लास्ट ईयर, राइट? पेनिनसुलर रीजन में तो आइस ग्लेशियर फेड भी हमारा रिवर नहीं है। तो ये पेरेनियल रिवर, नॉन पेरेनियल रिवर होते हैं, पूरे साल इनके पास उतना पानी भी नहीं होता, मानसून में ज्यादा आता है। तो इसी लिमिटेड वाटर में ये जहां जहां जा रहे हैं वहां के वाटर रिसोर्सेज बन रहे हैं। अब मान लो पहले वाले स्टेट ने, जहां से शुरू हुआ है रिवर, उसने डैम बना दिया, कितना सारा पानी निकाल दिया, तो दूसरे स्टेट तक जाते जाते उसमें पहले ही पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे सारे इश्यूज की वजह से कि कितना शेयर करना है कॉस्ट, कितना पानी का प्रपोर्शन शेयर करना है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे, किसको ज्यादा बेनिफिट करे, इसकी वजह से इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी बहुत ज्यादा हमें देखने
देखने को मिलते हैं. We have been constantly and consistently witnessing these. So let's on that note take a quick break to answer the question, who consider dams as the temples of modern India? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी. किसने बोला था कि डैम्स जो है वो टेम्पल ऑफ इंडिया है? Okay, very simple question. Sorry, my bad. It will be Jawaharlal Nehru. हमने देखा ना इंडिपेंडेंस के बाद हमने डैम्स, इरिगेशन, इन पे काफी अच्छा काम करना शुरू कर दिया. गौरांगी, प्रतीक, स्टूडेंट, ईश्वरी, लक्ष्मी, रुद्राक्षा, सुपर्ब. जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर. अब हम थोड़ा सा इन मूवमेंट्स के बारे में भी हल्का सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. हमारे नए रैशनलाइज सिलेबस में इतना ज्यादा इन मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इलैबोरेट करके नहीं दिया हुआ है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स और बाकी सारे सिस्टम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट दैट वुड बी इन द नेक्स्ट सेशन. बट वी विल स्टिल ड्वेल इनटू दीज बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट लाइक अ केस स्टडी बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस. ठीक है, बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन दैट व्हाट आर द वेरियस मूवमेंट्स दैट वी हैव कैरीड फॉरवर्ड, क्यों किया है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं. ठीक है, या फिर अटल भुजल योजना क्या है. ये सारी चीजें आपको कहीं से भी मिल सकती हैं. तो बुक्स में जो वो साइड में बॉक्सेस दिए उनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको पढ़ जरूर लो ताकि तुम्हें पता हो कि किस चीज के बारे में और उससे कोई केस स्टडी आए तो आप उसको आंसर कर पा रहे हो. तो नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट एक एनजीओ का चलाया हुआ एक एनजीओ है जो इस पर्पस से बनाई गई है. ये क्या करते हैं, जो आसपास के ट्राइबल लोग हैं उनको मोबिलाइज करते हैं. फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट यानी पीपल हु वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हु स्टडी द एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. ठीक है, ये क्यों सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन जो नर्मदा पे है उसको रोक रहे थे. तो ये याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज नॉट अबाउट नर्मदा डैम. द डैम विच इज बीइंग बिल्ट ओवर देयर इज द सरदार सरोवर डैम. ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम जब हम देखते हैं ये आपका नर्मदा रिवर पे गुजरात पे बनना शुरू हुआ और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस आवर नेशन इट हैज बीन देयर. मल्टीपल स्टेट्स को कवर करता है, गुजरात को तो करता ही है, साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत नर्मदा जहां से भी आगे पीछे जा रही है वहां पे उसको कवर करता है. अब आइडिया ये था कि ये वो वाला एरिया स्ट्रेच है इंडिया का जहां पे इन जनरल देयर इज स्लाइट शॉर्टेज ऑफ वाटर, थोड़ी सी स्कार्सिटी पानी की होती है, रेनफॉल कम होता है. आइडिया यही था कि ये ड्रॉट प्रोन एरिया से सूखा पड़ने वाली जगहें हैं, इनको हम इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए लैक्स ऑफ लैंड एंड वाटर देंगे और मल्टीपल विलेजेस को, थाउजेंड्स, सम 3000 विलेजेस को कवर करेंगे, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे. ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो या फिर ट्राइबल्स के साथ हो महाराष्ट्र में. लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी इसका जो कमांड एरिया है वो तो गुजरात में ही है, लेकिन बाकी जगहों पे भी इन्होंने कोशिश की है सप्लाई करने की. बट प्रॉब्लम क्या है बच्चे की, इसकी वजह से जो बाकी लोगों को लोकल लेवल पे प्रॉब्लम आई है यानी कि ट्राइबल्स वगैरह को, वो बहुत ज्यादा दिक्कत है. जैसे ट्राइबल्स पहले मूव भी कर गए, उनको दिक्कत नहीं थी कि ठीक है चलो वी विल मूव सो दैट समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी कैन हैपन. इफ जस्ट फ्यू हंड्रेड्स हैव टू मूव फॉर द बेटरमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, उनकी इनकम बेटर हो जाएगी, उनका जो इनटेक, उनका जो प्रोडक्शन है वो बेटर हो जाएगा, लाइफ बेटर हो जाएगी. ये सब सोच करके एनवायरमेंटल कंसर्न से या इन सारी चीजों से लोगों ने मूव कर लिया. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेनिफिट जितना हो नहीं रहा है उससे कई ज्यादा लॉस हो रहा है. सबसे पहले तो एनवायरमेंटल कंसर्न ये रेज हुआ कि अगर ये पानी रिलीज होता है इस डैम से तो जो आसपास के पेड़ पौधे हैं वो तो सारे के सारे सबमर्ज हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन वहां पे इस बात से इस प्रॉब्लम को शुरू किया गया था, बट धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि ये सारे लोग जिनको मूव कराया जा रहा है उनको ना कोई प्रॉपर घर दिया जा रहा है, ना कोई रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज दी जा रही है. पीपल आर जस्ट गेटिंग डिस्प्लेस्ड एंड मूविंग इन एंड अराउंड, लूजिंग देयर लैंड, लूजिंग देयर लाइवलीहुड, लूजिंग एवरीथिंग फॉर व्हाट, समथिंग व्हिच इज नॉट इवन बीइंग एज सक्सेसफुल. लोगों को लग रहा था कि उनकी जो परेशानी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो बेटर चीजें करेगी, हार्वेस्ट प्लेंटीफुल होगा, लेकिन उन्होंने ये देखा
कि इस वजह से उन्होंने नेशन के लिए सैक्रिफाइस करने को भी वो रेडी हो गए, बट उन्होंने ये देखा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ पेड़ पौधे खराब नहीं हो रहे हैं, ना इरिगेशन इंप्रूव हो रहा है, ना बाकी इश्यूज इंप्रूव हो रहे हैं, एनवायरमेंट अलग डैमेज हो रहा है, लोग अलग सफर कर रहे हैं। तो इस सारी चीजों की वजह से वो काफी अपसेट हो गए और इस एक्टिविटी को, इस मूवमेंट को, नॉट एक्टिविटी, इस मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रांगली परस्यू करने लग गए और पुश करने लग गए। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्शंस टू दीज प्रोजेक्ट्स अक्रॉस ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द इंटेंडेड पर्पस। जहां वो पर्पस इंटेंडेड है वो अचीव होना तो दूर की बात है, लॉसेस उल्टा और हो रही थी। डैम्स जो कंस्ट्रक्ट हुई थी फ्लड रोकने के लिए, आयरॉनिकली वही फ्लड कॉज कर रही थी। ठीक है, क्योंकि सेडिमेंटेशन हो गया रिजर्वॉयर में, सेडिमेंटेशन होकर के जब मिट्टी नीचे जमीन में जम गई तो द वाटर वॉज बींग पुश्ड आउटसाइड एंड इट वॉज नॉट एबल टू टेक एनी एक्सेस वाटर फर्दर अहेड। बड़े बड़े डैम्स को हमने देखा है कि जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो फ्लड्स कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। अगर पानी रिलीज किया जाता है स्पेशली हेवी रेन्स के टाइम पे, तो वो एक्स्ट्रा फ्लड नहीं भी आना होता है तो फ्लड ले आता है, और ये ऐसी प्रॉब्लम हमने 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में फेस भी की। So for all of these reasons, people started raising their voices and said that we cannot put up with this. What is the whole point of having such multi-purpose projects when it is not able to serve the very basic purpose it is supposed to? Stop the floods, so provide irrigation and not harm the people. If it is for the betterment for the life of the people, it should at least do that, right? So floods cause devastation of life. लोगों की जाने गई, प्रॉपर्टी तो गया ही गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी वजह से गरीबी और बढ़ जाती है, सॉइल इरोजन जो हुआ, सॉइल फॉर्मेशन जो लिमिट हुआ, वो सारी प्रॉब्लम हुई। सेडिमेंटेशन ने फ्लड प्लेन को डिप्राइव किया। अब देखो बच्चे, जब क्या होता है, रिवर होता है तो रिवर के अराउंड, ठीक है, लेट्स से दिस इज द रिवर, दिस इज वेयर द वाटर फ्लोज, ये रिवर है, रिवर के इन एंड अराउंड थोड़ी दूर तक जो लैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। ये रिवर है, इसके इधर इधर जो जमीन है, जो आप देखोगे वॉश्ड आउट सा लगता है कि पानी की एक लहर आकर के गई है, क्योंकि सी और ओशन में वेव्स आते हैं ना, वेव्स रिवर में तो आती नहीं है, बट वैसा सा एरिया जो रहता है उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। होता क्या है कि जब पानी में मानसून वगैरह के दौरान रिवर्स में पानी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो ये थोड़ी फ्लडेड होकर के जिस लेवल तक राइज करती है उसको फ्लड प्लेन्स कहते हैं, कि वो प्लेन्स जहां तक पानी हैवी फ्लो में ऊपर जा सकती है। तो फ्लड प्लेन्स पे जब पानी जाता था तो वहां पे भी सेडिमेंटेशन कॉज करता था, जो उसमें बची हुई रेत होती थी, सिल्ट होता था, उसको वो लीव बिहाइंड करता था वहां पे। उससे क्या होता था, वो नेचुरल फर्टिलाइजर, सॉइल फॉर्मेशन, ये सारा काम हो पाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये सारा जो रिजर्व सेडिमेंटेशन है वो रिजर्वॉयर में हो जा रहा है और फ्लड प्लेन्स तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पा रहा है, विच इज फर्दर लीडिंग टू द डिग्रेडेशन ऑफ दिस लैंड। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हमने देखे, इट हैज बीन इंड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स। ठीक है, मतलब सॉरी, नॉट बाय अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स आर इंड्यूस्ड बाय दीज प्लांट्स, आई टोल्ड यू राइट। वाटरबोर्न डिजीजेस हो रही हैं, पेस्ट्स हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है एक्सेसिव वाटर का, और पानी उल्टा बर्बाद हो रहा है। So on that note, we will quickly answer the question. The multi-purpose projects induce dash and cause dash diseases resulting from excessive use of water. Okay, perfect. Very simple question. Multi-purpose projects, they induce earthquakes and they cause waterborne diseases. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। गुड जॉब गौरांगी ईश्वरी लक्ष्मी स्टूडेंट, वेरी नाइस। So now guys, very important information, some interesting fact. Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River project. ये हमें पता है, ये एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज है। मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता भी रही थी, 4 जो स्टेट्स हैं आसपास, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, दीज आर द काइंड ऑफ एरिड रीजन जहां पे थोड़ा ओरोग्राफिक रेन की वजह से भी रेन शैडो में भी आ जाते हैं।
ठीक है. So this dam is being built with this idea that it will meet the requirement of water which in these places which are drought prone, जहाँ पे इन जनरल सूखा पड़ता है, जो डेजर्टेड है, और आपका एरियाज ऑफ गुजरात जहाँ पे कुछ 9,500 विच मीन्स ऑलमोस्ट 10,000 विलेजेस आर देयर, 173 टाउन्स आर देयर. राजस्थान में 124 विलेजेस में ये पानी पहुंचाने के पर्पज से बना था. कृष्णा गोदावरी का भी डिस्प्यूट आपको पता होगा शायद. वो क्यों है? It is the objection which has been raised by Karnataka and Andhra Pradesh governments. ठीक है, it is regarding the diversion of more water at Koyana by the Maharashtra government for a multi-purpose project. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब ये multi-purpose project कर रहा है, तो उसने वहां से थोड़ा सा अपना पानी ज्यादा निकाल दिया. तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने बोला कृष्णा गोदावरी रिवर को लेकर के कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, where are you taking this water? So this would reduce the downstream flow in their states, and that will result in huge consequences and a very much losing aspect for these states. आप वहां से पानी निकाल ले रहे हो, बट हमारे पास पानी कम आएगा, तो हमारे एग्रीकल्चर का, हमारे इंडस्ट्रीज के यूज का, हमारे लोगों की लाइफ के यूज का क्या होगा? Where will they get the water from, right? So that is the question that has been raised. One last question before we move on forward and end the session. Sardar Sarovar Dam is built across which river in Gujarat? गुजरात में किस रिवर के अक्रॉस जो है सरदार सरोवर डैम को बिल्ड किया गया है? And Narmada is the correct answer. Wonderful. Right? Narmada हमारा सही जवाब है. Okay. So with this we have come to the end of the session. अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपके प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होंगे, उसे हमें मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, बट उसकी तैयारी कैसे करनी है? अभी यार लैब्स में जाकर के आपको टीचर्स एक्सपेरिमेंट्स दिखा तो देते हैं, पर कई बार हम उसे खुद परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि शायद हम उस दिन स्कूल ना गए हो, या फिर वो ग्रुप में एक्टिविटी कराई गई हो, या हमें एक बार में समझ नहीं आया. बट एक बार जब लैब खत्म तो खत्म, मिस हो गया तो हो गया. या अगर चलो सब कुछ अपने से कर भी लिया, पर एक आध बार प्रैक्टिस करने की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स एग्जाम में प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है. एंड जस्ट बाय डूइंग इट वंस इज इट एनफ? प्रैक्टिकल्स आर सपोज्ड टू बी प्रैक्टिस्ड, राइट? इट इज सपोज्ड टू बी एग्जीक्यूटेड प्रैक्टिकली. दैट्स हेंस द नेम प्रैक्टिकल्स. अगर उसको थ्योरी में ही पढ़ना होता तो पहली बार भी थ्योरी में ही पढ़ लेते. तो बच्चे अब आपको इस बात की स्ट्रेस नहीं लेनी है कि अरे मेरे घर पे प्रैक्टिकल का सामान नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल मिस हो गया, या मुझे लैब में दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा. आप वर्चुअल लैब घर लेकर के आ सकते हो हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट 3D लैब एक्सपेरिमेंट्स के साथ. जस्ट गो अहेड, गेट स्टार्टेड यूजिंग इट एंड डू योर प्रैक्टिकल्स एट होम इटसेल्फ. तो हमने आज पढ़ा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी नहीं है हमने, ये समराइजेशन इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगी, बट let me just tell you what we did. So we understood that dams जो हैं वो क्यों बिल्ड किए जाते हैं. वो सिर्फ एक बैरियर नहीं होते हैं, कई बार रीडायरेक्ट, कई बार ऑब्स्ट्रक्ट, कई बार रिटार्ड करने के लिए वाटर का फ्लो हो सकता है. Now the idea of dams is to do a lot of achievements in terms of stopping the floods or irrigation facilities or developing electricity, producing electricity, but they have their own problems. That is why these multi-purpose projects are even being protested against in many of the regions. जैसे कि आपका सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा पे बनाया गया है, उसके वजह से इतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई, और ये जो डैम्स बनाए जाते हैं उनके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ को जो वो डिस्टर्ब कर देते हैं. ठीक है. एंड या पिछले क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम थे, नर्मदा ही सही जवाब होगा, नर्मदा रिपीट हो गया था. तो हमें ये समझ आया है कि सेडिमेंटेशन जो रिजर्वॉयर में हो जाती है, वो रिजर्वॉयर जो बना हुआ है फ्लड को रोकने के लिए उल्टा फ्लड कॉज कर देता है, एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, माइग्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स को इश्यूज क्रिएट कर देता है, अर्थक्वेक कॉज कर सकता है, वाटरबोर्न डिजीजेस एग्रेवेट कर देता है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को लीड ऑन कर सकता है. तो जो चीज अच्छी इंटेंशन से बनाई गई है वो इनफैक्ट अचीव नहीं हो पा रही है. सैलिनेशन ऑफ सॉइल हो जाता है ओवर एग्रीगेशन की वजह से, विच इज बीइंग बैक्ड अप बाय दीज एक्स्ट्रा facilities being given by these dams.
तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसी इंटेंट से भी चलाई जा रही है। ऐसे कई सारी चीजें हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिंपल मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, इसके बारे में क्या होता है और कैसे किया जा सकता है, विल डिस्कवर इन द नेक्स्ट सेशन. So I'm gonna end this session over here. Now think about a village of 200 houses. हर एक के पास अगर 50,000 लीटर पानी पर ईयर कलेक्ट हो रहा है थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो सोचो कितने ज्यादा पैसे जो हैं वो हम बचा रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में खर्च करने की जगह, प्लस उनकी वाटर क्राइसिस कितनी आराम से एड्रेस हो जा रही है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस चीज को अचीव करा सकती है और कई जगह प्रैक्टिस की जाती है. इनफैक्ट एक जगह एक स्टेट में कंपल्सरी भी है. विल डिस्कस अबाउट दैट इन आवर अपकमिंग सेशन, सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर्ड फॉर द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आफ्टर. I will see you guys in the next sessions. In the case of any doubts and queries, put it in the chat. I will answer it then and there. And do not forget you guys, imbibe के सारे apps को VLE, Lens और आपके live classes के app, do explore them out. Okay, so with this we have come to the end of the session. I hope everything was very clear for you. Thank you so much everyone for being here. It was a wonderful session for me as well. I'll see you guys soon. Till the next time, take good care of yourselves and do not forget, tomorrow you have your rescheduled session from Monday. Do make sure to join that, right? So thank you everyone for being here, and do not forget to tell your friends and share the video with them just in case if they were not here. I'll see you guys soon. Till the next time, hasta la vista, bye bye, ciao. See you soon. Till the next time, stay tuned and keep imbibing. Have a great evening. Good night.